हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत विज्ञान विषय में कक्षा 7 के विज्ञान विषय में इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय महेरा की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो की अपडेट तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। जीवों में उत्सर्जन। इस इकाई में उत्सर्जन की क्या आवश्यकता है, मानव का उत्सर्जन तंत्र, अन्य जंतुओं का उत्सर्जन तंत्र या उन जंतुओं के उत्सर्जन कौन कौन से होते हैं, पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है, बिंदु स्राव एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है, जीवन के लिए सांस लेना एवं भोजन बहुत ही आवश्यक है और प्रत्येक जीवधारी में श्वसन क्रिया, पाचन की क्रिया, परिसंचरण ये लगातार होती रहती हैं। इनके परिणाम स्वरूप कई पदार्थ ऐसे बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं या उनका शरीर में रहना आवश्यक नहीं होता है, अर्थात वे पदार्थ अनावश्यक होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से निकालना एक प्रक्रिया बन जाती है, मजबूरी बन जाती है, इनको निकालना ही होता है किसी न किसी रूप से। प्रकृति ने प्रत्येक जीवधारी के शरीर का गठन इस तरह से किया है कि इन अनावश्यक या अवांछित या हानिकारक पदार्थों को उन जीवधारी का शरीर बाहर कर देता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन कहलाती है। अब उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है, जैसा कि अभी परिभाषा से विदित होता है कि अगर ये पदार्थ हमारे शरीर में रहेंगे तो हानि पहुंचाएंगे, इसलिए इनको निकालना आवश्यक होता है। जैसे कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया अगर हैं आदि अनावश्यक एवं विषैले होते हैं। यदि ये पदार्थ शरीर में अधिक समय तक पड़े रहें तो शरीर का पर खराब प्रभाव पड़ता है। जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। उदाहरण प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस तथा मछली के पाचन से अमीनो अम्ल बनता है। आवश्यकता से अगर अधिक अमीनो अम्ल होंगे तो यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया अनावश्यक व हानिकारक पदार्थ है, अगर यह शरीर से नहीं निकाला गया तो अधिक मात्रा में शरीर में रहने से यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। इस प्रकार पाचन में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में अगर ज़्यादा दिन तक या अधिक मात्रा में पड़े रहेंगे तो वो शरीर को हानि पहुंचाएंगे या कोई रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कुछ पदार्थ होते हैं अपच पड़े रहते हैं तो आंत में नुकसान पहुंचाते हैं और कब्ज वगैरह की शिकायत हो जाती है। यहाँ पे मानव का उत्सर्जन तंत्र अब पढ़ते हैं कि मानव का उत्सर्जन तंत्र कैसा है, कौन कौन से अंग मानव के उत्सर्जन तंत्र में योगदान देते हैं। तो वैसे तो मानव शरीर की संरचना बहुत जटिल होती है, फिर भी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पाया कि शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ रक्त में पहुंचते रहते हैं, जहां से इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस कार्य के लिए शरीर में रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। रक्त को छानने की प्रक्रिया वृक्क के द्वारा संपन्न होती है। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क का आकार सेम के बीच के अब यहाँ पे वृक्क की संरचना बताई जा रही है कि इनका आकार सेम के बीच के समान होता है। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क कमर के ऊपर तथा रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क ही रक्त
की प्रमुख छन्नी है, अर्थात रक्त को छानने का कार्य करते हैं, क्योंकि आंतों से अवशोषित भोजन जो है प्रत्येक कोशिका में रक्त के माध्यम से ही पहुंचता है, और अगर रक्त में अवांछित पदार्थ, हानिकारक पदार्थ मिल जाएंगे तो वो पूरे शरीर में फैल करके पूरे शरीर को विषाक्त कर देंगे। इसलिए वृक्क के द्वारा रक्त को छानने से रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है और हानिकारक पदार्थ मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छन्ने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकलता है। दरअसल जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी एवं अपशिष्ट दोनों ही तरह के पदार्थ होते हैं। छन्ने के बाद जहाँ एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अर्थात जो हानिकारक हैं सिर्फ उन्हीं को निकाल करके वृक्क बाहर करेंगे और जो आवश्यक हैं उनको पुनः अवशोषित करके विभिन्न अंगों को भेज दिया जाएगा। वृक्कों से छन्ने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग ये सब मिल करके उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, एक तरह का उत्सर्जन तंत्र बन जाता है। ये वृक्क की संरचना है। ये सेम के बीच की आकार के ये मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्ररंध्र, पूरी संरचना और धमनी और सिराएं सब दर्शाया गया है इसमें। क्या आपने ध्यान दिया है कि गर्मियों की अपेक्षा जाड़े में हमें अधिक मूत्र त्याग करने की आवश्यकता होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा निकलता है, पसीने में जल एवं लवण होते हैं। इस प्रकार त्वचा द्वारा पानी की अधिक मात्रा पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, अतः गर्मियों में मूत्र का निर्माण कम होता है, क्योंकि पसीना के द्वारा वो शरीर का जो पानी होता है वो निकल जाता है। और सर्दियों में पसीना नामात्र का आता है, तो जो हम पानी पीते हैं वो जो है मूत्र में परिवर्तित होता है और ज़्यादा मात्रा में मूत्र का विसर्जन करना पड़ता है। इसी प्रकार श्वसन प्रक्रिया में कोशिकाओं में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा फेफड़ों में आता है और जहाँ से ये उच्च श्वसन द्वारा वायुमंडल में बाहर निकाल दी जाती है। कहाँ से? फेफड़ों के द्वारा। पूरे शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिकाओं में बनी है वो फेफड़े एकत्रित करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। वायुमंडल से जो ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़े, वो रक्त में घुल करके पूरे शरीर में मिला दी जाती है। मनुष्य में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत, बड़ी आंत आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। और त्वचा, फेफड़े, यकृत, बड़ी आंत ये भी सहायता करते हैं उत्सर्जन में। विभिन्न जंतुओं की बात करें, एक कोशिक यानी जिन जंतुओं का शरीर एक कोशिका से बना होता है एवं निम्न कोटि के जीवों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे संपन्न होती है एक सोचनीय विषय है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम ये निम्न कोटि के जीव हैं, और या बहुकोशिक जंतु हैं निम्न कोटि के, जैसे स्पंज, हाइड्रा। निम्न कोटि का मतलब है इनकी संरचना बहुत जटिल नहीं होती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका का बाहरी जलीय वातावरण से सीधा संपर्क रहता है। इन जीवों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। ये जंतु जल में हानिकारक एवं अनावश्यक उत्सर्जी पदार्थों को निकालते रहते हैं। सीधे संपर्क द्वारा पानी से संपर्क होता है, सीधे वो उससे निकालते रहते हैं। जब जरूरत पड़ी, हानिकारक है तो निकाल दिया, लाभदायक है तो ले लिए। विकसित जंतुओं में तो उत्सर्जन की क्रिया विशेष अंगों द्वारा ही होती है। जो विकसित यानी बहुकोशिक जो जंतु हैं जिनकी संरचना थोड़ी जटिल है, उनमें उत्सर्जी अंग
पाए जाते हैं और विभिन्न जंतुओं में अलग अलग होते हैं। जैसे चपटे कृमियों में उत्सर्जन अधिवृक्क के द्वारा होता है, चपटे कृमि में अधिवृक्क, केंचुओं में उत्सर्गिकाएं होती हैं, कीटों में मेलफिगी नलिकाएं होती हैं। और ये भी आगे हम समझ सकते हैं कि सभी जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ एक समान नहीं होते हैं। जिस तरह से उत्सर्जन अंग समान नहीं होते हैं, उसी तरह से उत्सर्जी पदार्थ भी एक समान नहीं होते हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा एवं अलवणीय जलीय मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर, जिसमें खारापन ना हो, उसमें वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। सीपी एवं घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। सभी स्तनधारियों में एवं वयस्क उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। पक्षियों एवं सरीसृपों, सरीसृप जैसे कछुआ है, उभयचर है लेकिन सरीसृप भी है, सांप है, इनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, जो रेंग करके चलते हैं। जैसे छिपकली है, ये रेप्टाइल्स है, ये जो है पक्षियों और सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे देखा अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा एवं अलवणीय जल की मछलियों में अमोनिया, सीपी घोंघा में अमीनो अम्ल, स्तनधारियों और वयस्क उभयचरों में यूरिया, पक्षियों और सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। मूत्र में संरचना की बात की जाए तो 95% जल होता है, 2.5% यूरिया और शेष 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इसका पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। एक वर्णक होता है यूरोक्रोम, जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है, अर्थात इसका पीएच मान 7 से कम रहता है। अम्लीय का मतलब है अम्ल। और ये रंग और इसकी अम्लीता, क्षारीयता बहुत हद तक हमारे भोजन और हमारे पेय पदार्थों पर भी निर्भर करती है। अब आगे कल पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि वृक्क खराब हो जाने पर रक्त के अपोहन या डायलिसिस की आवश्यकता होती है। जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसको डायलिसिस पर रखा जाता है, अर्थात कि उसको कृत्रिम वृक्क की सुविधा दी जाती है मरीज को, ताकि रक्त छन जाए, और ये बार बार जरूरत इसकी पड़ती रहती है। आगे है पौधों में उत्सर्जन। जिस तरह से विभिन्न जीवधारियों में अभी जाना कि हानिकारक पदार्थों, अवांछित पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसी तरह से पौधे भी जंतुओं की तरह, विभिन्न जंतुओं की तरह विभिन्न हानिकारक या अवांछित पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। और इसके उदाहरण हैं, विभिन्न उदाहरण हैं, जैसे बबूल, आम, नीम आदि पौधों में एक चिपचिपा पदार्थ गोंद निकलता है। ये लेटेक्स, गोंद या रेजिन्स, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों में भी जंतुओं की भांति श्वसन होता है, पोषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है और उत्सर्जन की क्रियाएं होती रहती हैं। तरीका अलग अलग होता है, ढंग अलग अलग होता है, अंग अलग अलग होते हैं। तो अब कैसे होता है उत्सर्जन? पौधों में जैविक क्रियाओं में बनने वाले बेकार एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, लेकिन अनेक विधियों द्वारा ये अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, अर्थात उत्सर्जन क्रिया करते रहते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वज्र पदार्थ बनते हैं, जो पौधों की पत्तियों एवं छालों में एकत्रित होते रहते हैं। पौधों में भी जंतुओं की भांति अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधों से गोंद या रेजिन्स निकलता है। कुछ पौधे जैसे कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इस प्रकार दूध या लेटेक्स, रेजिन्स या गोंद, टैनिन
हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। लेटेक्स, रेजिन्स, गोंद, टैनिन, हींग, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये पदार्थ मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे हींग का प्रयोग हम अपने रसोई घर में करते हैं। टैनिन ये रंगाई अंगाई में काम आता है, चमड़े की फैक्ट्रियों में। इस प्रकार से पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। वर्षा ऋतु में पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है कि मिस्टेक है बुक में। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती नहीं है, जबकि रंध्रों द्वारा ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। वर्षा ऋतु में प्रातःकाल कुछ शाकीय पौधों की पत्तियों में, शाकीय मतलब जो छोटे होते हैं, मुलायम पौधे होते हैं, जैसे पालक है या इसी तरह की छोटे छोटे पौधे, इनमें जल की बूंदें दिखाई देती हैं। टमाटर, अरबी, नेस्टियम तथा मकोई। अनावश्यक जो जल होता है एवं लवण होते हैं रात्रि में पत्तियों की शराब में बूंद के रूप में निकलते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। बिंदु के रूप में चूंकि निकलता है, इसलिए इसको बिंदु स्राव कह देते हैं। यहाँ बूंदें देख सकते हैं चित्र में, ये जो है सिराएं हैं छोटी पतली पतली, और ये पानी की बूंदें हैं, ये सिराएं हैं। इन सिराओं से अतिरिक्त पानी की मात्रा निकलती रहती है, तो इसी को हम बिंदु स्राव कह देते हैं। तो ये था पौधों का उत्सर्जन किस तरह से होता है और कैसे होता है जंतुओं में, पौधों में, और कौन कौन से विभिन्न अंग होते हैं किसमें, और कौन कौन से विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो उम्मीद करते हैं इकाई काफ़ी हद तक समझ में आई होगी सभी को, और इकाई को पढ़ करके ये अपने बहुविकल्पी प्रश्न, खाली स्थान और सही गलत मिलान इनको करें। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को ऑफलाइन या ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। थैंक यू।